नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी का जो प्रीवियस पेपर है या बीएसटीसी के जो पुराने पेपर है उनके बारे में कि भाई परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, परीक्षा किस तरह से होती है, किस लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के आसपास कितने अच्छे अच्छे और बेहतरीन सवाल है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल है और उन सवालों के आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अभी अभी जुड़े हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और आपके परिवारजनों को, आपके मित्रों को, आपके भाइयों को, आपके बहनों को सबको फायदा हो। तो पहला सवाल आपके सामने है, देखिए। पहला सवाल ये पूछा है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। तो एक ख्याल है और उस ख्याल का नाम है हेला ख्याल, और हेला ख्याल है वो राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। इसमें दे रखा है दौसा दे रखा है आपके सामने जयपुर दे रखा है, आपके सामने बीकानेर दे रखा है और आपके सामने पाली दे रखा है। और पूछा क्या है, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है, अच्छे से आपको जवाब देना था कि दौसा का, जयपुर का, बीकानेर का या पाली। देखिए, हेला ख्याल पूछा है आपको। कौन सा ख्याल पूछा है? हेला ख्याल पूछा है। हेला ख्याल के बारे में जानकारी, तो इसका राइट और जो सटीक आंसर बैठता है वो आपका ये बैठता है कि हेला ख्याल है कहाँ का? दौसा का। कहाँ का है भाई? दौसा का है। और दौसा में भी कहाँ पर? दौसा में एक जगह पड़ती है लाल शॉट। लाल शॉट दौसा का है। देखिए, अगर बात कभी परीक्षा में पूछ भी लेगे हेला का अर्थ क्या होता है, तो हेला शब्द का अर्थ होता है लंबी टेर में आवाज लगाना। लंबी टेर में आवाज लगाना, ठीक है। लंबी टेर में आवाज लगाना मतलब कि लंबी राग में, लंबी राग में किसी को बुलाते हैं, है ना, तो हिला, हिला मतलब आवाज, उसको हिला देना। तो हिले में क्या होता है? लंबी लंबी आवाज दी जाती है। क्या दी जाती है? लंबी आवाज दी जाती है, लंबी टेर में आवाज दी जाती है, ये याद रखना। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक एक आदमी थे जिनका नाम था हेला सायर। क्या नाम था? हेला सायर। ये आपको याद रखना है कि हेला ख्याल के प्रवर्तक थे, उनका नाम था हेला सायर। और हेला सायर को ही इसका क्या कारण कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। आगे बात करें, इसमें योगदान किसका है? हेला ख्याल में योगदान अगर पूछे तो याद रखना आंसू कवियों का। जो आंसू कवि होते हैं उनका क्या है, ये योगदान है, ये आपको याद रखना है। फिर एक सवाल कई बार ये भी पूछा गया है कि हेला ख्याल है ना, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। कौन से ख्याल में? हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हेला ख्याल होता है, हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो देखिए, हेला ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नौबत वाद्य यंत्र। तो ये भी आपको याद रखना है कि वाद्य यंत्र कौन सा, तो वाद्य यंत्र का नाम है, उसका नाम क्या है? वाद्य यंत्र नौबत। नौबत एक वाद्य यंत्र होता है, उसका इसमें क्या होता है भाई? प्रयोग होता है, याद रखना है। सवाल अच्छे हैं, सीधे सीधे हैं, और कई बार ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वो भी इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पूछा है कि पिछवई कला संबंधित है। एक कला है जिसका नाम है पिछवई, और पिछवई कला का संबंध वो किससे है? चार ऑप्शन है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा है आपके सामने श्री राम सीता, तीसरा महादेव और चौथा है भगवान श्री कृष्ण। और सवाल क्या पूछा है? पिछवाई कला का संबंध है। अब पिछवाई कला का संबंध है वो किससे है? फटाफट अपना आंसर दीजिएगा भाई। महिपाल, तंवर, महेंद्र, पारगी, अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा। फटाफट आंसर बताओ। सीधा सवाल पूछा है कि पिछवाई कला संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए, फटाफट बताइएगा। बताओ बताओ बताओ। हे, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे, एक ही बात याद रखनी है, सवाल पूछ क्या रहा है, आंसर देना क्या है। देखिए, सवाल ये है, पिछवाई क्या है? पिछवाई। और पिछवाई में क्या होता है कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्रण होता है, और वो भी किस पर? कपड़े पर। उसको क्या कहते हैं? पिछवाई। तो कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण
कि बाल लीलाओं का चित्रण हो। ठीक है भाई। अब देखो सवाल थोड़ा घुमा के ये पूछा जा सकता है कि पिछवाई किस मंदिर की विशेषता है, किस मंदिर में देखने को मिलेगा। तो अपने राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में पिछवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पिछवाई कहाँ पर है, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध की अगर आपसे बात पूछे तो आप कह देना कि सर ये प्रसिद्ध अपने हैं राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, ये याद रखना है। फड़ चित्रण कला का प्रसिद्ध स्थान है, सॉरी पिछवाई कला के बारे में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, तो पिछवाई के बारे में याद रखना है, प्रसिद्ध राजसमंद। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी ना भाई लोगों, उस 2011 की जनगणना के अनुसार अपने राजस्थान में सबसे कम क्या पूछा है, सबसे कम यानी न्यूनतम घनत्व किस जिले का है, न्यूनतम घनत्व किस जिले का है, बाड़मेर और बीकानेर का, जैसलमेर और बाड़मेर का, जैसलमेर और बीकानेर का, या जैसलमेर या चूरू का। पूछा क्या है आपसे, पूछा है जन घनत्व, कौन सा घनत्व पूछा है, जन घनत्व पूछा है। सोच विचार के अच्छे से आपको आंसर देना है, फटाफट बता दीजिए भाई। विकास शर्मा, पुखराज गोदारा, अनिता तुनगरिया, फटाफट आंसर बताओ भाई। सवाल क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यानी जो पॉपुलेशन काउंटिंग का काम हुआ था उसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। और पूछा क्या है, न्यूनतम घनत्व। तो आपको पता होगा जन घनत्व के बारे में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जन घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है और 4 ऑप्शन है, तो सोच विचार के न्यूनतम जन घनत्व आपको बताना है, फटाफट बताइएगा। सवाल भी अच्छा है, सीधा और सटीक आंसर है, फटाफट बताइए। जैसे अनिल शर्मा जी ने दिया है, विकास शर्मा, सुमन अंटवाल, अनिता तुंगरिया, पुखराज गोदारा, फटाफट आंसर आने दो भाई। तो देखो जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है कि भाई अपने राजस्थान के अंदर जनघनत्व, अगर भारत का जनघनत्व पूछे तो देखिए भारत का जनघनत्व है 382। कितना है भाई, 382। और अगर राजस्थान के जनघनत्व की बात करें तो राजस्थान का जनघनत्व है भाई 200। किसका है, कितना है भाई, 200 है, ये याद रखना। लेकिन आपसे पूछा है न्यूनतम जनघनत्व कितने जिलों का है, तो देखो भाई बात जब न्यूनतम जनघनत्व की आएगी उस समय आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान में 2 जिले हैं, जिनमें एक तो जैसलमेर है जिसमें 17 है, और उसके बाद है बीकानेर। जैसलमेर है जिसमें है 17, जैसलमेर में कितने हैं, 17 है न्यूनतम जनघनत्व में, और बीकानेर उसके बाद दूसरा नंबर बीकानेर, और बीकानेर में जनघनत्व है वो 78 है। कितना है, 78। अब बात करूं मैं आपके सामने तो सर्वाधिक न्यूनतम जैसलमेर का है। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक किसका है, तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर जनघनत्व की बात करें तो देखिए अपने हैं 595, और 595 किस जिले का है, जयपुर जिले का। किस जिले का है भाई, जयपुर जिले का। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है कि न्यूनतम जनघनत्व और सर्वाधिक जनघनत्व। अब देखिए भारत में सर्वाधिक किसका है भाई, तो भारत में अगर सर्वाधिक राज्य की बात करें तो भारत में देखिए बिहार का है। किसका है, बिहार का है। और अगर भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली है जिसका सर्वाधिक है। ये भी आपको याद रखना है, क्या भाई, जनसंख्या घनत्व, और जिसका अर्थ क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों का घनत्व क्या कहलाता है, जन घनत्व कहलाता है, लोगों की संख्या। आगे बढ़िए और अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल यह है, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है भाई, और पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में पहली बार कहां पर स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं तब अपने सबसे पहले ऑप्शन पकड़ने होते हैं, और अगर आपने ऑप्शन अच्छे से पकड़ लिए मतलब आपका आंसर क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। उसमें फिर घबराने की जरूरत ही नहीं रहती है कि मेरा गलत होगा कि सही होगा। आप गलत तो दिमाग से निकाल दो, सही होगा। तो चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन पकड़ना है आपको कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर, मेटड़ी जोधपुर, देवगढ़ प्रतापगढ़ या मोहनगढ़ जैसलमेर। आप लोगों ने राजस्थान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा, और ऊर्जा के अंदर आपने सौर ऊर्जा पढ़ी है, पवन ऊर्जा पढ़ी है, तापीय ऊर्जा पढ़ी है, सारी परियोजनाओं ये सारी पढ़ी है, ठीक है। उसमें से आपसे कौन सी ऊर्जा पूछी है, आपसे पूछी है भाई राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं भाई, फिर आपको बताना है
कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा संयंत्र या पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्टेबल किया गया था? सोच विचार के बताइएगा, गलत नहीं बताना है। अनिल शर्मा जी, विकास, अनिल चिड़ावा, गणेश अहाड़ी। तो देखिए भाई, ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा कहां पर लगाई गई, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर अमर सागर। देखिए अमर सागर, अमर सागर से रिलेटेड 3 बातें याद रखना है। परीक्षा में पूछा अमर सागर झील कहाँ, जैसलमेर। परीक्षा में पूछा पश्चिमी राजस्थान के सबसे प्राचीन जैन छत्रियां कहां पर है, तो जैन छत्रियां अमर सागर में। ध्यान रखना, जैन धर्म की यहाँ पर छत्रियां और जैन धर्म के कुछ मंदिर है। लाइब्रेरियन के अंदर ये सवाल पूछा गया था, अमर सागर में किसके मंदिर है, तो जैन मंदिर है। और अमर सागर में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा प्लांट भी यही लगा था। अब देखिए पवन ऊर्जा के बारे में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको सही और सटीक चीजें याद रखनी है। मिथ कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए किस तरह से आपको याद रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, देखो भाई राजस्थान में कौन सी ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में। तो पहली बात, तो पवन ऊर्जा उत्पादन में हवा की गति क्या होनी चाहिए, तो हवा होनी चाहिए आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर घंटे की हवा इस स्पीड से अगर हवा चल रही है, मतलब आप क्या कर सकते हो भाई, पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर सवाल पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा के लिए ऊंचाई 120 मीटर होनी चाहिए, यानी समुद्र तल से 120 मीटर ऊंची आपके पास जगह होनी चाहिए, और वो जगह खुली होनी चाहिए ताकि जो पवन से, हवा से के माध्यम से वो टरबाइन या फिर वो पंखे चल सके। अब देखिए आपको ये भी याद रखना है, ये तो ऊंचाई की बात हो रही है। अब देखिएगा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान का उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश में 5वां स्थान है किसके उत्पादन में, पवन ऊर्जा उत्पादन में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब बनी थी, तो देखो जब भी सवाल पूछे जाएंगे ऐसे तो आपको क्या करना है, प्रथम पवन ऊर्जा नीति बतानी है। 2012 में बनी थी। कब बनी थी भाई, 2012 में बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी थी। फिर देखो अगला सवाल पूछा जाएगा, हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब बनी थी, हाइब्रिड पवन ऊर्जा नीति। तो ये भी बढ़िया सवाल है, पवन ऊर्जा नीति और हाइब्रिड पवन ऊर्जा नीति के बारे में सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं कहना है, आपको कहना है कि सर ये बनी थी 2019 में। कब, 2019 में बनी थी। अब अगला सवाल पूछा जाएगा और बढ़िया सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की नीति, हाइब्रिड पवन ऊर्जा की नीति 2019 में बनी। अब बताओ हमारे राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा निगरानी केंद्र कहाँ पर है, तो पवन ऊर्जा निगरानी केंद्र के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। पवन ऊर्जा निगरानी केंद्र ये है अपने आकल में। कहाँ पर है, आकल, नाम तो सुना ही होगा, आकलवुड फॉसिल पार्क, जो कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा और बढ़िया सवाल ये पूछा जाएगा, बताइए भाई राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, ये तो संयंत्र है, तो पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित की गई, तो पहली पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में जब भी आपसे पूछे आप कहना कि सर बड़ा बाग। कौन सा बाग है, बड़ा बाग है। और बड़ा बाग कहां पर है, बड़ा बाग जैसलमेर में। कहां पर है भाई, जैसलमेर में स्थापित किया गया था पहला पवन ऊर्जा संयंत्र। सही सवाल है, एकदम सटीक सवाल है, और आपको याद भी रखना है। क्या रखना है भाई, आपको याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है ये, और क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक आभूषण है जिसका नाम है बारी। अब आपको बताना है कि बारी आभूषण कहां पर पहना जाता है। क्या पूछा है, बारी आभूषण कहां पर पहना जाता है, गले में, नाक में, कान में या कलाई में। तो बताओ भाई एक आभूषण, दैट्स नेम क्या है, बारी। सोच विचार के आंसर देना। बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई, पूछे जाते हैं। सोच विचार के आंसर दीजिए, गले में, नाक में, कान में या कलाई में। वेरी गुड। तो कौन बताएगा भाई, कोई है जो ये बता सकता है कि बारी आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है। आभूषण तो ऐसी ऐसी जगहों पे पहने जाते हैं जैसे हाथ में, अंगुलियों में, नाक में, कान में, मुंह पर, मुंह पे मतलब गले में, पैरों में, कमर पर, सारे आभूषण है। लेकिन सवाल ये पूछा है बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। सोच विचार के आंसर दीजिएगा। हाँ, राणा ने, संगीता श्रीवास्तव, पुखराज गोदारा,
फटाफट आंसर बताओ भाई। देखो ऐसे सवाल जब आपसे पूछ लिए जाते हैं ना, तो सवाल बिल्कुल क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कि बाहरी आभूषण पूछा है, आभूषण की बात होती है आपके सामने, सीधा आभूषण होना चाहिए और एकदम सही और सटीक भी होना चाहिए, गलत नहीं बताना है। बताइए भाई, हमारे आभूषण के बारे में बात हुई है, किसके बारे में, आभूषण के बारे में। तो कौन बताएगा बाहरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? अच्छा सवाल है और बढ़िया सवाल है, कौन बताएगा? बाहरी, नाक में, कान में, गले में? बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा भाई? आप कंफ्यूज हो? संगीता कतार बता रही है अलग, राणा है, फिर बता रहे हैं पुखराज, अनिल, बताओ कहां पर पहना जाता है बारी? हाँ हाँ हाँ, तो बात बारी की हुई है, और बारी शरीर के जिस अंग में पहना जाता है वो अंग कौन सा है भाई? बारी। हाँ, तो बारी आभूषण होता है नाक में। कहाँ पर होता है भाई? नाक का एक आभूषण होता है बारी। अब देखिए नाक में क्या क्या पहने जाते हैं। तो नाक में देखिए एक तो पहना जाता है न से नकेसर, न से नकेसर, न से नथ, क्या पहना जाता है भाई? नथ पहना जाता है। लूंग पहना जाता है, लौंग, लौंग याद रखना, लौंग। ये भी कहाँ पर पहना जाता है भाई? नाक में पहना जाता है। और क्या पहना जाता है नाक के अंदर? तो आपको पता होगा, नाक का आभूषण। अच्छा सवाल बनते हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। नाक में जब भी बात पूछा जाएगा नाक की, तो आप क्या कहोगे? आप कहो सर नाक में पहनी जाती है चुन्नी। क्या पहनी जाती है? चुन्नी। नाक में क्या पहना जाता है? चौंप। क्या पहना जाता है? चौंप पहना जाता है। और आपको कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे आपको याद रखना भंवर कड़ी। कौन सी कड़ी? भंवर कड़ी। भंवर कड़ी के अलावा एक होता है कोको। क्या होता है भाई? कोको। और कोको भी कहां पर पहना जाता है? कोको पहना जाता है नाक में। कहां पर पहना जाता है भाई? नाक में पहना जाता है। और देखिएगा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी, कोको, कोको के अलावा देखना है आपको, तो देखिए एक होती है भंवरा। क्या होता है? भंवरा फीणी। क्या होता है? भंवरा फीणी भी कहां पर पहनी जाती है? फीणी और भंवरा फीणी दोनों एक ही है। देखिए भंवरा फीणी होती है जिस पर भंवरा होता है, और एक होती है फीणी, एक होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। ये सारे के सारे एक ही अंग के आभूषण है। और कौन सा अंग है? नाक वाला है। कौन सा है भाई? नाक वाले आभूषण है। तो ये सब आपको क्या रखने हैं? याद भी रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। सवाल है ये, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ? तो नाम तो सुना ही होगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का क्या पूछा है आपसे? जन्म पूछा है। सोच विचार के अच्छे से आपको आंसर, सॉरी, राज तिलक पूछा है। चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में या कुंभलगढ़ में? फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट सही आंसर क्या है। एक बार आप भी प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास ही क्या करते हैं भाई, आपको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं। बताइए। वेरी गुड। हाँ, तो कौन बताएगा भाई? राणा, अनिल शर्मा, अनिल, संगीता श्रीवास्तव, पूजा चारण। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक या राज तिलक कहां पर हुआ था? सॉरी, क्या पूछा है? राज तिलक कहां पर हुआ था? गलत नहीं बताना है, अच्छे से आंसर बताना है, सोच विचार के बताना है, तुक्काबाजी करनी नहीं है। तो कौन बताएगा भाई? हाँ, ओपी दुरावत, अनिल शर्मा जी, संतोष सैनी। तो ऐसे सवाल जब भी कोई पूछे, देखो पूछा गया है महाराणा प्रताप का राज तिलक। महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है ना भाई लोगों, वो होता है गोगुंदा में। कहाँ होता है राज तिलक? गोगुंदा में हुआ था। और कब हुआ था? तो आपको कहना है कि सर ये हुआ था 28 फरवरी 1572 के दिन। 28 फरवरी 1572 को होता है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राज तिलक किसने किया था? तो ये राज तिलक किसने किया था? और प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी थी? तो कमर पर तलवार और राज तिलक करने वाले थे भाई, वो थे कृष्णदास चुंडावत। कौन थे भाई? कृष्णदास चुंडावत थे, जो कहाँ के थे? कृष्णदास चुंडावत थे अपने सलूम्बर के। कहाँ के थे? सलूम्बर के। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर उपस्थित कौन कौन थे? तो यहाँ पे उपस्थित दो शासक थे, याद रखना। उपस्थित थे एक तो ग्वालियर के। ग्वालियर के कौन थे? रामशाह तंवर। कौन थे? ग्वालियर के थे रामशाह तंवर, ये याद रखना है। रामशाह तंवर के अलावा कौन थे भाई?
अक्खेराज सोनगरा थे। कौन थे भाई? अक्खेराज सोनगरा थे, ये भी आपको याद रखना है। कौन थे अक्खेराज सोनगरा? तो ये प्रताप के क्या थे भाई? नाना जी थे, ये याद रखना, ये पाली से थे। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहां पर हुआ था? तो देखिए राज्याभिषेक समारोह की बात करूं मैं आपके सामने, तो राज्याभिषेक समारोह, ये देखिएगा सवाल अच्छा बनेगा यहां से। कुंभलगढ़ में प्रताप का होता है राज्य अभिषेक समारोह। कौन सा समारोह होता है? राज्य अभिषेक समारोह होता है। फिर देखिएगा आपको ये याद रखना है कि अगली बात हुई है इसके बारे में चावंड, और चावंड को प्रताप की क्या बनाई गई थी? आपातकालीन राजधानी। कैसी राजधानी? इमरजेंसी में आपातकालीन इसको क्या बनाया? राजधानी बनाया था। कहते हैं कि ये राजधानी कितने वर्ष तक रही? प्रताप की राजधानी 1585 में रही बनाई, और 12 वर्ष तक, ये परीक्षा में पूछा गया कि प्रताप कितने वर्ष तक यहाँ पर रहे थे, तो 12 वर्षों तक प्रताप की ये क्या रही थी? राजधानी रही थी। फिर ध्यान से देखिएगा सवाल यहाँ से पूछा भी जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि चावंड में ही प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड में। कब हुई थी? 1597 के दिन हुई थी, याद रखना है आपको, है ना। तो ये सारे सवाल है कि प्रताप का राज्याभिषेक, प्रताप का राज्याभिषेक समारोह, और चावंड कितने समय तक राजधानी रही। चावंड में आपको पता है प्रताप के समय चावंड शैली का जन्म हुआ था। कई बार पूछा जाता है चावंड शैली प्रताप के समय ही शुरुआत होती है, और यहाँ पर प्रताप ने चामुंडा माता मंदिर बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि बाय द वे अगर आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लेंगे तो ये सवाल मेरिट बेसिस सवाल होंगे, जो आपके एग्जाम में, आपके सफलता में, आपको आगे ले जाने में बहुत ज्यादा योगदान देंगे, है ना भाई। आगे देखिएगा और अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। सवाल अपने सामने है ये, और क्या कह रहा है वो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सवाल ये कह रहा है, और क्या कह रहा है, वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। भाई साहब ये सवाल तो लगभग सबको आता है। सुंदरलाल जी थे, मदन लाल जी थे, रघु जी थे, या चेतन जी राघव, या राघव चेतन, या चेतन राघव थे? बताओ भाई, सोच विचार के अच्छे से आपको इसका आंसर बताना है। सवाल क्या पूछा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया। अच्छा सवाल भी है, बेहतरीन सवाल भी, और तगड़ा वाला सवाल भी है। कौन बताएगा सबसे पहले? राणा जी, पूजा चारण, अनिल शर्मा राणा, ओपी दुरावत, संगीता श्रीवास्तव। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना भाई, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है और आपको क्या देना है, जवाब कैसे देना है। तो बताओ, फटाफट जवाब देना है एकदम तगड़े तरीके से, क्योंकि ये सवाल किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे सवाल अगर गलत करने से अच्छा है कि भाई पढ़ाई को छोड़ दो या फिर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करो। दो ऑप्शन मिलते हैं आपके सामने, और देखिएगा राइट आंसर है कौन सा भाई? राघव चेतन। कौन सा चेतन है? राघव चेतन। अब देखिएगा सवाल क्या पूछा जाएगा। राघव चेतन एक आदमी था जिसका नाम था, याद रखना क्या नाम था उसका? मल्लिक मोहम्मद जायसी। ध्यान से सुनना, एक आदमी था जिसका नाम था मल्लिक मोहम्मद जायसी। और मल्लिक मोहम्मद जायसी किसके समय था भाई? तो ये किसके काल में था? इसके समय ये किसके काल में था? तो ये काल में था शेर शाह सूरी के काल में। किसके काल में? शेर शाह सूरी के काल में। इसने किसकी रचना की थी? तो इसने रचना की थी पद्मावत की। किसकी रचना की थी? पद्मावत की रचना की थी। सवाल पूछा जाएगा पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो देखिए पद्मावत की जो भाषा है ना, उसके बारे में पूछे तो आप लोग क्या कहोगे? कहोगे सर पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। क्या है भाई? अवधि है, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके की। किसकी जानकारी मिलती है? चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके की जानकारी मिलती है। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं कि ये जो मल्लिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था, इसमें चित्तौड़ के प्रथम साके की जानकारी, चित्तौड़ का प्रथम साका। और प्रथम साका कब होता है भाई? 1301 में। कब होता है भाई? 1301 में नहीं होता है, 1303 में होता है। जब भी दिमाग में सोचो, सही तरीके से सोचो। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जोहर किसने किया था? तो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी के साथ कितनी महिलाओं ने किया था? तो 1600 महिलाएं थी जिन्होंने रानी पद्मिनी के साथ
साथ क्या किया था, जौहर किया था। अब देखिएगा आपके सामने कि इस युद्ध में अपने सेनापति कौन थे, किसके सेनापति, रतन सिंह के। तो एक का नाम था गोरा सिंह और एक का नाम था बादल सिंह। हम लोग कहते हैं गोरा और बादल। इसमें एक तोते का भी जिक्र हुआ है, उसका भी नाम आपको याद रखना है भाई। और क्या याद रखना है, तोते का नाम, तोता। तोता क्या नाम था, नातू तोता थावरी। तो तोता कौन सा, तोते का नाम याद रखना, तोता था कौन सा तोता था भाई, फटाफट बताओ। वेरी गुड, वो कौन सा था भाई, इसका तोता जो जिसका नाम था हीरामन। और एक बार तो परीक्षा में सवाल पूछा गया था, हीरामन कौन सी नस्ल का था, अरे गागरोनी नस्ल का तोता था, ये याद रखना है। अब पद्मिनी कहाँ की थी, तो पद्मिनी सिंहल द्वीप की थी। कहाँ की थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, जिसके पापा जी थे उनका नाम था गंधर्व सेन। कौन से सेन थे भाई, गंधर्व सेन थे। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था, चंपावती था। कौन सी वती था, चंपावती था। ये भी आपको याद रखना है। और इसको केवल कल्पनाशील कहा गया है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना को, ये भी आपको याद रखना है। और एक मूवी भी बनी थी जो बहुत क्या रही थी भाई, चर्चा में रही थी, जिसका नाम था पद्मावत। याद होगा आप लोगों को, ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो आपको क्या करते हैं भाई, कंफ्यूज करने का काम करते हैं और आपके नॉलेज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखो भाई अगला सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल तो अच्छा है लेकिन आप लोगों के जवाब है वो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो अपने जवाब को बढ़ाना है। देखिए पढ़ते हैं ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपके सामने ऑप्शन दे रखे, चाहे गलत होगा ना तो भी आप एक बार ऑप्शन दीजिए, क्योंकि गलत क्या करता है, आपको कंसंट्रेट करवाता है। और अगर आप ऑप्शन में कुछ डालते नहीं और केवल देखते हो, तो देखने से तो आप फिल्में भी देखते हो, लेकिन उसमें इंटरफेयर करना भी आपको सीखना चाहिए ना भाई। सुमन सोनू, संगीता श्रीवास्तव, राणा जी। अब देखो भाई अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल है ये वाला कि भौमट क्षेत्र संबंधित है। अब बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि भौमट क्षेत्र है वो किससे संबंधित है। फूटरा सवाल है, रचा सवाल है और तगड़ा सवाल है। राजस्थान के कुछ पठारों के बारे में आपको याद भी रखना है और अच्छे से जवाब भी देना। क्या पूछा है कि भौमट का पठार कहां पर स्थित है, बताइएगा भाई, कौन बताएगा, ओपी धुरावत, सुमन सोनू, संगीता श्रीवास्तव के बाद राणा जी के बाद में राखी रेखा बाईशा। बताओ, भौमट वाला से सवाल पूछा है। और ऐसे सवाल जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तब अक्सर आप कंफ्यूजन का सामना करते हो। क्या करते हो भाई, कंफ्यूजन का सामना करते हो। आप कहते हो कि सर कंफ्यूज नहीं होते हैं, अरे भाई होते क्या हो, होते हो, बिल्कुल होते हो। राजस्थान के भौतिक भाग पढ़े हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि भौतिक भागों में आपके प्रमुख पठार आते हैं। क्या आते हैं भाई, राजस्थान के प्रमुख पठार। और आपसे पूछा है कौन सा पठार, भौमट का पठार। तो बताइएगा भाई भौमट का पठार कहां पर है। 4 ऑप्शन है, अच्छे से आंसर देना है आपको, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या अलवर। तो ऐसे सवाल जब भी पूछे तो भौमट का पठार है, इसका राइट आंसर उदयपुर है। लेकिन याद रखना है ये केवल उदयपुर में भी नहीं है, एक तो उदयपुर में है, एक कहां पर है, सिरोही में है, इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा किसपुर में है भाई, डूंगरपुर में। 3 जिलों में फैला हुआ है। और ये भौमट क्षेत्र है, इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसमें जनजाति की बात करें तो अपने राजस्थान में भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है भौमट क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, भौमट क्षेत्र में है। अब देखिए आगे बात करते हैं। और हाँ, अब देखिएगा कुछ पठारों के बारे में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे भौमट का पठार आपसे पूछ लिया, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, बता प्यारा भाई उड़िया का पठार कहां पर है। देखो भाई उड़िया के पठार की बात करें तो आप कहना सर सिरोही में, सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का क्या है भाई, सबसे ऊंचा, सबसे डिगा, सबसे लंबा पठार है ये, सबसे ऊंचा पठार है, ये याद रखना है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 1320 मीटर ऊंचा है भाई लोगों। ठीक है भाई, आगे बात करें दूसरे पठार के बारे में तो देखिए दूसरा पठार है अपने आबू का पठार। कौन सा पठार है, आबू का पठार है। मोर बोले उमल जी आबू रे पहाड़ा में। तो देखो आबू का पठार कहां पर है, आबू का पठार है सिरोही में। कहां पर है भाई,
सिरोही में है। अब आपको क्या याद रखना है इस आबू के पठार में कि सिरोही जिले में है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कितने मीटर ऊंचा, 1200 मीटर ऊंचा है, याद रखना है। देखिएगा भाई, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? तो देखिए द हाईएस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, ऊंचा शहर कौन सा है? अगर ये पूछे तो आप कह लेना मोर बोले उमल जी, माउंट आबू में। कौन से आबू में? माउंट आबू में। अब देखिए आगे बात करते हैं तीसरा पठार, और तीसरा पठार है जिसका नाम है भोराट का पठार, है ना भाई। तो देखो भाई लोगों, भोराट के पठार में जब भी आपसे कुछ पूछे, सोच विचार के जवाब दे देना। पूछा क्या है? पूछा आपसे है भोराट का पठार। कौन सा पठार पूछा? तो भोराट का पठार। देखो भाइयों, भूमट अलग है और भोराट अलग है, वो राट है और वो मठ है। तो भोराट के बारे में जब भी पूछे तो आप कह देना ये कुंभलगढ़ में शुरू होता है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है भाई? कुंभलगढ़ राजसमंद से ये आगे जाता है, और आगे कहाँ तक जाता है? तो आगे जाता है गोगुंदा में। कहाँ पर जाता है? गोगुंदा में। और गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में, यहाँ पर फैला हुआ है। जैसे आगे बात करूं मैं आपके सामने, तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि बता भाई क्रास्का का पठार कहाँ पर है? तो देखिए क्रास का पठार अगर आपसे पूछे तो आप कहना अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। एक पठार है जिसका नाम है मानदेसरा का पठार, और मानदेसरा पठार पूछे, या फिर बाय द वे आपसे पूछ ले भाई लोग बताओ मेसा का पठार कहाँ पर है? तो ये दोनों कहाँ पर है भाई? ये दोनों चित्तौड़गढ़ में। पठारों में केवल इनको याद कर लो, बाकी एक भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है भाई लोगों, आगे बढ़ लेते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको? अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? ध्यान पूर्वक देखिएगा। ध्यान पूर्वक देखने का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेट करिए। राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजस्थान की पहली फिल्म पूछी है, फर्स्ट मूवी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थानी पहली फिल्म का नाम बताओ भाई। अपन बतानी है फिल्म का नाम, बताओ। निजराणो बाबा सारी लाडली बाई चाली सासरी है, मारी प्यारी चंदना, ये राजस्थान की फिल्में है, राजस्थानी भाषा की। जब नई नई मूवियों का दौर आया था तब राजस्थानी मूवियां बॉलीवुड की मूवियों से भी आगे जाती थी, क्योंकि लोगों को अपनी बोली और अपनी जुबान से बहुत अधिक प्रेम था। समय पलटा और हम धीमे धीमे इंग्लिश मीडियम के आने के बाद, इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी मीडियम आए। हिंदी, हालांकि इंग्लिश मीडियम में भी अपन गए नहीं, लेकिन हमने अपनी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को पूरा का पूरा क्या कर दिया भाई? खराब कर दिया। अब समय आ गया है राजस्थानी को बचाने का और राजस्थानी को आगे ले जाने का। तो बताओ भाई, सोच विचार के बताओ, आपको आंसर बताना है। कौन बताएगा भाई? सवाल पूछा जाएगा राजस्थान की पहली फिल्म। तो देखो भाई, वैसे तो हम मजाक में क्या करते हैं, कोई आदमी होता है कुछ ऐसी हरकतें कर देता, हाउ फिल्म इज डोपा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो देखिएगा भाई, पहली फिल्म थी निजरानो। क्या नाम था? निजरानो। राजस्थान की पहली फिल्म थी नजरानो या फिर निजरानो, इसको नजरानो भी कहा जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान की आपको पूछा जाएगा, राजस्थान की क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान की अपने प्रसिद्ध अभिनेत्री कौन हुई? नीलू। और नीलू का उपनाम क्या मिलता है? जिनको राजस्थानी फिल्मों में कहा गया है भोमली। क्या कहा गया है? भोमली। और राजस्थान के प्रथम अभिनेता कौन थे? तो प्रथम अभिनेता की बात करूं तो पहले अभिनेता थे भाई जिनका नाम था महिपाल जी। कौन थे? महिपाल जी राजस्थान के क्या थे? पहले फिल्म क्या थे? हीरो वगैरह थे, ये याद रखना है ना। नजरानो या नजराना, ये याद रखना है। और नीलू को क्या कहा जाता है भाई? नीलू आपको पता है राजस्थान की श्रीदेवी कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? श्रीदेवी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी होगी, बाबा सारी लाडली, भाई चाली सासरिये, मारी प्यारी चंदना, जय बाबा रामदेव, ये क्या नाम इसका, रमकुड़ी झमकुड़ी, तो ये सारी मूवी है। इसमें एक्टिंग किसकी रही होगी? इसमें है भाई नीलू की। और आजकल स्टार प्लस पर एक धारावाहिक आता है दिया और बाती, उसमें नीलू जी को आप देख सकते हैं ना भाई। अरे भोमली एक कैरेक्टर का नाम था। भोमली क्या था? कैरेक्टर का नाम था, ये आपको याद रखना है।
जो किसने निभाया था? ये निभाया था अपने किसने? नीलू ने। ठीक है, आगे देखो और अगला सवाल देखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली? तो राजस्थान में एज ए सीएम के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली? मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत, एवं हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी। तो बढ़िया सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल भी है, तगड़ा भी है और बेहतरीन सवाल है। सोच विचार के अच्छे से आंसर देना है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर देना। अनिल शर्मा, प्रवीण राणा फिर है राणा जी, फटाफट आंसर बताओ भाई। पूजा चारण, संगीता श्रीवास्तव, ओपी धुरावत, क्या आंसर है इसका? हाँ, सर्वाधिक बार ये थे भाई, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। अब आप कहोगे हरिदेव जोशी क्यों? ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए बने थे, लंबा कार्यकाल नहीं था इनका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो अपने राजस्थान में एक जगह पड़ती है डेगाना। कौन सा गाना? डेगाना। और डेगाना है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अच्छे से सोच विचार के दबा के आंसर देना है, गलत कुछ भी नहीं बताना है। बताइएगा। रेखा बाईसा, दिव्यांशी मासार, पवन गुर्जर, अनिल शर्मा, ओपी धुड़ावत, पूजा चारण। बताओ भाई, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना। बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गलत नहीं बताना है, मैं कह रहा हूं गलत नहीं बताना है। हाँ, भले ही गलत बताओ लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई डेगाना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संसाधन आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे जाते हैं तब आपको क्या होता है? याद रखना। वेरी गुड। तो ऐसे आंसर होते हैं जिनको याद रखना है आपको। टंगस्टन। कौन सा टन? टंगस्टन। अब टंगस्टन के बारे में आपको क्या बातें याद रखनी है कि टंगस्टन किसका इसको कहते हैं वुल्फ्रम। क्या कहते हैं भाई? इसको वुल्फ्रम कहते हैं। सर्वाधिक कहां पर होता है? तो सर्वाधिक होता है भाई नागौर में। कहां होता है? नागौर में। अब इसका उपयोग कहां पर होता है? तो इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी में। कहां पर होता है भाई? इसका उपयोग होता है बिजली संयंत्र बनाने में। बिजली के क्या बनाने के लिए? संयंत्र बनाने के लिए। स्पेशली आजकल तो हमारे घरों में है और ट्यूबलाइटों का प्रयोग होने लग गया है। ट्यूबलाइटों के अलावा किसका प्रयोग होने लग गया है? एलईडी बल्बों का प्रयोग होने लगा है। एक टाइम था जब सबके घरों में 100 वाट के लट्टू लगते थे, बल्ब 10 रुपए में आता था। हाँ, वो लगता था। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या हुआ ये था कि ये जो 10 रुपए वाला बल्ब था ना, इस 10 रुपए वाले बल्ब को चलाया जाता था। सबसे मोटी बात आपको क्या याद रखनी है कि इससे का जो फिलामेंट हुआ करता था ना, वो फिलामेंट, जैसे ये देखो लट्टू है, मान लीजिए ऐसा लट्टू होता था, तो इसका जो ये बीच वाला जो होता था ना, इसको फिलामेंट कहते थे। और इसका जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का बना होता था, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे बात करूं इसके बारे में, किसके बारे में? टंगस्टन के बारे में। तो बिजली संयंत्र। और इसकी क्या विशेषता होती है? इसका सर्वाधिक गलनांक होता है। सर्वाधिक गलनांक होता है। और गलनांक इसका कितना होता है? तो कहता है कि इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए जो बल्ब होता है इतना गर्म होने के बावजूद भी ये क्या नहीं होता था? पिघलता नहीं था भाई। क्या नहीं करता था? पिघलता नहीं था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और टंगस्टन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है टंगस्टन के बारे में। देखिए, हीरे के बाद में सर्वाधिक कठोर, सवाल पूछे कि हीरे के बाद सर्वाधिक कठोर कौन सी धातु है? तो हीरा के बाद में सर्वाधिक कठोर है भाई टंगस्टन। क्या है भाई? टंगस्टन है। अब इसका अयस्क क्या है? तो इसके अयस्क को क्या कहते हैं? वुल्फ्रेमाइट। ये परीक्षा में पूछा गया है, वुल्फ्रोमाइट। ये इसका क्या है? अयस्क है। फिर आपको क्या याद रखना है आपको कि ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये चट्टाने में पाया जाता है आग्नेय में। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो अपने नागौर के अंदर एक तो डेगाना भाकरी है। कौन सी उत्पादन क्षेत्र है? डेगाना भाकरी।
और डेगाना भाकरी कहाँ पर है? नागौर, जहां पर इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके अलावा देखिए एक है बालदा, ये सवाल कई बार पूछा गया है। बालदा रेवदर क्या है भाई? रेवतर और देवा बेरा, देवा का बेरा, ये देवा का बेरा ये अपने सिरोही में है। और ये क्या है भाई? टंगस्टन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर टंगस्टन की क्या हुई है? खोज हुई है, ये याद रखना है। और अब आगे बात करते हैं नाना कराब। नाना कराब के बारे में भी पूछा गया है। नाना कराब और पदराला ये दोनों कहां पर है? नाना कराब और पदराला ये पाली में है। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई ये खाने किसकी है, ये कहां पर है, याद रखना है ना। अब आगे बात करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल इतना पढ़ लिया है तो इससे बाहर तो क्या जाने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा सवाल आपके सामने है ये वाला, ध्यान से देखो और ध्यान से आंसर देना है। गलत तो है तो है, गलत है तो है, घबराना नहीं है। घबराने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना है तो फिर गलतियों से ही सीखना पड़ेगा। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं भाई? बात हुई है राजस्थान के गांधी की, सोच विचार के अच्छे से आंसर दो। राजस्थान के गांधी कौन है? सुमन, सोनू, संगीता श्रीवास्तव, पिंकी साहू। पहले तो ऑप्शन देखो, भोगीलाल जी पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकी लाल, दामोदर दास व्यास। तो अच्छे से आंसर देना है, बताओ भाई। हाँ 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 कौन बताएगा भाई? सबसे पहले सोच विचार के आंसर बताना है, क्योंकि गलत आंसर होते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं भाई आपके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई ऐसे आंसर तो देने पड़ेंगे आपको, अगर ऐसे आंसर नहीं दोगे तो फिर मामला गड़बड़ होने वाला है। दे दिए? हाँ, तो देखो भाई पूरे आंसर दिया आप लोगों ने, बढ़िया बढ़िया। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है? बात राजस्थान के गांधी की हुई है, ये राजस्थान के गांधी, ठीक है। और गोकुल ये अपने भोगीलाल पांड्या, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वागड़ के गांधी। कहाँ के गांधी कहा जाता है? वागड़ के गांधी, ठीक है। और जानकी लाल बजाज, और जानकी लाल बजाज ये आपको याद रखना है। और उसके बाद दामोदर व्यास। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है जमुना लाल बजाज। कौन सा है भाई? जमुना लाल बजाज। और जमुना लाल बजाज को कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। कहाँ का गांधी कहा जाता है भाई? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाए भाई गांधी जी के पांचवें पुत्र किसको कहा जाता था? तो जब आपसे पूछे ऐसे सवाल तो आपको क्या देना है कि साहब गांधी जी के पांचवें पुत्र है ना। गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन थे? तो गांधी जी के पांचवें पुत्र थे एक आदमी जिनको कहा जाता है कौन से बजाज? जमुना लाल बजाज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, आंसर तो तुम लोग तगड़ा दे रहे हो, है ना। आगे बढ़े और अगले सवाल को देख लेते हैं। और अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है सवाल? आपको ये कह रहा है, ध्यान से देखो। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? वेरी गुड। तो राजस्थान का एकमात्र क्या है भाई? पक्षियों का हॉस्पिटल है, कहां पर है? रेखा बाईसा, संगीता श्रीवास्तव, प्रवीण राणा, सुमन सोनू, ओपी धुड़ावत, हाँ दिव्यांश मस्सार। फटाफट आंसर दो, दिव्यांश मस्सर, फटाफट आंसर दो भाई। जब आप लोगों ने राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य वगैरह पढ़े होंगे तो ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। अरे भाई अभ्यारण्य को आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसे गलत आंसर नहीं देते भाई लोगों, क्योंकि मुझे पता है इतना तो आप लोग पढ़ते ही हो, है ना। तो बताओ 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 बताओ। बढ़िया सवाल पूछा है, तगड़ा सवाल पूछा है। और इसमें वो है ही नहीं कि आप लोग इसमें कुछ घबराओ। हाँ
बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे कि राणा ने बताया है, संगीता श्रीवास्तव ने बताया है, सुमन सोनू ने बताया है और अनिल शर्मा जी ने भी बताया है, ओपी धुड़ावत ने भी बताया है, प्रवीण राणा ने भी बताया है। लेकिन भाई देखो, आप लोग जो बता रहे हो ना, आपका आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। एक दो जनों को छोड़ दूं तो अरे राइट आंसर है भाई लोगों, जयपुर है। जयपुर में पक्षी चिकित्सालय है, नाहरगढ़ के अंदर, सॉरी जौहरी बाजार जयपुर के अंदर है, जिसको अब कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, नाहरगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल कितने चिड़ियाघर हैं, तो राजस्थान में टोटल चिड़ियाघर, जिसको हम लोग कहते हैं ZOO, जू, जू कितने हैं भाई, 5 हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो नाहरगढ़ में है वर्तमान में, ठीक है। ऐसे ही गलत नहीं करना है, अगर हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, अब आप भूलोगे नहीं, ये याद रखना है ना। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वाह भाई वाह। लाग बाग क्या है भाई, लाग बाग क्या है? अच्छा सवाल है। प्रवीण राणा कह रहा है सर मेरा सवाल बढ़िया है, बहुत खुश, बधाई बधाई हो, आपका सवाल सही है, आप मिठाई के हकदार हो, गलत होने वालों को सबको मिठाई खिलाओ आप, ठीक है। अब आंसर दो फटाफट। ये लाग और बाग क्या एक चिड़िया का नाम है या किसानों पर आरोपित कर है, एक तोप का नाम है या मान सिंह के हाथी का नाम है? पूछा क्या है, लाग और बाग पूछा भाई। बढ़िया सवाल है, अच्छा भी है। सोच विचार के अगर आप लोग आंसर देते हो ना, तो आपका कुछ भी क्या नहीं होता है, गलत नहीं होता है। फटाफट आंसर बताओ, लाग बाग क्या है? प्रवीण राणा, संगीता श्रीवास्तव, अनिल शर्मा जी। देखो भाई, किसानों पर आरोपित यानी किसानों पर लगाए गए कर को लाग बाग कहा जाता है। याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान की किस रियासत में सर्वाधिक लाग बाग वसूल की जाती थी या किस ठिकाने में, तो आप कहोगे सर ऊपर माल ठिकाना। ऊपर माल ठिकाने में कितने प्रकार की, ऊपर माल प्रकार में 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। तो कई बार पूछा जाएगा 84 प्रकार की लाग बाग कहाँ ली जाती थी, तो याद रखना ऊपर माल। कहाँ पर है ऊपर माल? मे, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था कि नहीं था? बिल्कुल था। फिर देखो भाई, सवाल और भी है, तगड़ा वाला भी है, अच्छा वाला भी है। सवाल है ये, क्या कह रहा है, राजस्थान, यहाँ पे क्या लिखा है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है, और इधर दे रखे वर्ष। तो राजस्थान अपने जो आज का जो राजस्थान का जो आप मैप देख रहे हो, ये कब आया अस्तित्व में? 56, 57, 58 या 59? बताओ भाई। ऐसे सवाल भी पूछते हैं आजकल परीक्षा में कि राजस्थान, आप जो पढ़ते हो ना उसमें से यही पूछा जाता है वर्तमान स्वरूप। वाह भाई, सत्यनारायण जी खटीक बता रहे हैं ए, संगीता जी बता रहे हैं ओपी धुड़ावत, सुमन सोनू, प्रवीण राणा, अनिल शर्मा, प्रवीण राणा, पवन गुर्जर। देखो भाई लोगों, सवाल अच्छा है, तगड़ा भी है और राइट भी है। क्या है राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर है भाई ये 1956। कब? 1 नवंबर 1956। क्या होता है 1 नवंबर 1956 को? अजमेर का राजस्थान में विलय। अजमेर और किसका? बताओ भाई। अबू देलवाड़ा। अबू देलवाड़ा का क्या होता है भाई? विलय होता है अंतिम चरण में, विलय। और सवाल पूछे ये क्या था, तो ये एकीकरण का अंतिम चरण था, एकीकरण का अंतिम चरण। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस समय राजस्थान के सीएम साहब कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। अब आपको पता होगा कि इस समय एक पद बनाया गया था, कौन सा पद समाप्त किया गया? 1956 में एक पद का समापन होता है, और वो समाप्त किसको किया जाता है भाई? वो किया जाता है महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख तो खत्म कर दिया जाता है, और उसकी जगह क्या लेकर आते हैं भाई? राज प्रमुख। कौन सा पद लेकर, सॉरी,
क्या लेकर आते हैं? राज प्रमुख नहीं लेके आते हैं अपने ये राज्यपाल। और राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं भाई गुरुमुख निहाल सिंह। कौन भाई? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ठीक है, अब देखो अगला सवाल इसी में ही कि राजस्थान के अंतिम और पहले राज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। कहाँ के थे भाई? बताओ बताओ, भूपाल सिंह कहाँ थे? अरे भाई लोगों, भूपाल सिंह वेरी गुड, मेवाड़। कहाँ से थे ये? मेवाड़ से थे, ये याद रखना है ना भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, सवाल क्या कह रहा है? देखो सवाल कह रहा है कि हाँ, एक शब्द है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। तो शब्द राजस्थान का प्रयोग कौन से इतिहासकार के द्वारा पहली बार किया गया? तो लिया है आपके सामने, एक तो दे रखा है GN शर्मा, GC पांडे, सतीश चंद्र या कर्नल जेम्स टॉड। कौन सा इतिहासकार है जिसने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का, नॉट राजपूताना। तो राजस्थान के बारे में पूछा है, बताओ भाई राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? अरे भाई लोगों, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो मन खुश हो जाना चाहिए। अरे भाई ऐसे सवाल कौन पूछता है, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है भाई, पूछा जाता है। तो देखिएगा भाई, ऐसे सवाल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? आप कहोगे सर कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है राजस्थान इतिहास का पितामह। इनकी दो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? इन्होंने राजस्थान को कहा था राजस्थान, राजस्थान को कहा था राजस्थान। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई लोगों बताओ राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करता थे जॉर्ज थॉमस। तो देखो भाई, जॉर्ज थॉमस ने तो किस शब्द का प्रयोग किया था? याद रखो, जॉर्ज थॉमस। ये थॉमस क्या करेगा? राजपूताना शब्द का प्रयोग करेगा। कौन से शब्द का प्रयोग करेगा? राजपूताना शब्द। इस भूभाग पर राजपूत शासकों का प्रभाव था, इसलिए राजपूताना। और कब किया था? 1800 ईस्वी में। और याद रखना, एक व्यक्ति है विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी द सेंट्रल, सॉरी विलियम फ्रैंकलिन एक पुस्तक लिखी थी, क्या लिखी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं का भी उन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। किया था कि नहीं किया? अरे किया था, है ना। फिर देखिएगा, सवाल आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल अच्छा भी है, तगड़ा भी है और गजब का सवाल है। और सवाल है ये, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में है? तो कालीबंगा भाई लोगों एक ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन ये है किस जिले में? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। फटाफट बता दो, बताओ। अच्छा सवाल है, बीकानेर में, गंगानगर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में? अब बताओ कौन बताएगा? ऑप्शन भी दे दिए हैं, सवाल पूरा समझा दिया है, फटाफट आंसर आने दो, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। प्रवीण राणा, अनिल शर्मा, सुमन सोनू, सत्यनारायण जी खटेक, फटाफट आंसर बताओ भाई। हाँ, अनिल शर्मा जी, प्रवीण राणा। ऐसे सवालों में अरे यार सवाल देखकर आंसर आना चाहिए। इतने घबरा रहे हो तुम लोग, हैं टाबरों की तरह कर रहे हो। अब भी टाबर नहीं हो तुम लोग, 12वीं पास हो सबके सब। कईयों ने यूजी कर रखी है, कईयों ने पीजी कर रखी है, और कईयों ने तो यूजी पीजी बीएड कर रखी है, और कईयों ने बीएसटीसी कर रखी है, कईयों ने टेक्नोलॉजी के अंदर आईटीआई वगैरह कर रखी है, बीटेक एमटेक कर रखी है। तो बड़े बड़े बच्चों, ऐसे सवालों को नजरअंदाज नहीं करते हैं, सबका सही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई देखो, कितना बढ़िया सवाल है। और क्या पूछा है?
किस जिले में है, किस जिले में है ये पूछा है। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है। अब आप देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ कर रहे हो, जबकि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है भाई। कालीबंगा सभ्यता ये यहाँ पर है, कालीबंगा गंगानगर में है कि हनुमानगढ़ में। पहले तो ये बताओ, इसमें है गंगानगर में। कहाँ पर है, गंगानगर में। कालीबंगा सभ्यता की प्रमाणिक जानकारी किसने दी भाई। तो देखो प्रमाणिक जानकारी देने वाला एक आदमी था जिनका नाम था एल.पी. टेसीटोरी। कौन से टेसीटोरी थे, एल.पी. टेसीटोरी थे। ठीक है, अगला सवाल पूछा जाएगा, इसका उत्खनन कब हुआ। तो देखो भाई बात हुई है, सॉरी खोज की, पहले खोज कर लेते हैं। तो खोज की थी ए घोष मतलब अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, उत्खनन होगा। क्या होगा, उत्खनन होगा। तो इसके उत्खनन के बारे में आप क्या कहोगे। दो आदमी थे, एक का नाम था बी लाल, बोले तो ब्रजवासी लाल, और एक थे भाई बी के थापर, बोले तो बाल कृष्ण थापर। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी के किनारे मिली। तो नदी का नाम याद रखना है भाई, घग्गर। क्या कहा गया है, घग्गर कहा गया है। अब देखिएगा कौन से युग की थी। तो ये सभ्यता जिस युग की बात करें या जिस काल की बात करें तो आप कह देना सर ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसे युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। याद रखना है आपको। और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा और स्टुअर्ट फिगट ने अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। फिर देखिएगा कालीबंगा सभ्यता में ही आपसे पूछा जाएगा कि क्या मिला। तो देखिएगा भाई क्या मिला, यहाँ पर मिली अग्नि वेदिकाएं। कैसी वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली। यहाँ पर क्या मिले, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली। यहाँ पर भूकंप के अवशेष मिले। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में पहली बार भूकंप आया था कालीबंगा में। फिर देखिएगा सवाल क्या पूछा जाएगा, ऊंट की हड्डियां मिली है। किसकी हड्डियां, ऊंट की हड्डियां मिली है, याद रखना है। फिर देखिएगा यहाँ से और क्या मिली है। तो यहाँ पर नालियां मिली है। क्या मिली है, नालियां मिली है। व्यवस्थित नगर मिला है। कैसा नगर, व्यवस्थित नगर मिला है। और याद रखना कि दुर्ग की प्रथम प्रमाणिक जानकारी कहां पर मिलती है, यहाँ पर। दुर्ग की प्रथम प्रमाणिक जानकारी वो यहीं पर मिलती है। ये भी आपको क्या रखना है भाई लोगों, एकदम सही सही अच्छे से याद रखना है। 7 अग्नि वेदिकाएं जिसमें हड्डियां भी मिली है। एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, 6 खाडे हैं। यहाँ ध्यान रखना, खोपड़ी एकदम मेरी तरह मोटी मटाक थी, है ना। अब देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। और अगला सवाल है ये, जिसको आपको अच्छे से सोच विचार के अच्छे से जवाब देना है। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में पाए गए। तो ताम्र संस्कृति के चिन्ह अपने राजस्थान के कौन से जिले में पाए गए भाई लोगों। तो बता दीजिए, आपको तो आंसर बताना है। उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, अलवर में। सोच विचार के बताना है। बताओ 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 बताओ। हाँ यस सर, ये तो गलत बात है ना, सही बात है। बताओ बताओ बताओ। अरे भाई लोगों, सवाल पूछा है ताम्र संस्कृति, कौन सा कल्चर पूछा है, ताम्र संस्कृति के बारे में पूछा है। इसमें भी अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी एजिटेशन जैसी स्थिति हो जाएगी तो आगे फिर अपन कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे ये तो सोचो आप कम से कम। अरे पूछा क्या है आपसे, आपसे तो केवल इतना पूछा है। तो आपको याद रखना है कि सवाल क्या पूछा है कि कौन से मिली है। तो उदयपुर से मिली है। कौन सी सभ्यता मिली है, आहड़ सभ्यता मिली है। आहड़ सभ्यता कौन से काल की है। तो ताम्रकालीन सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता या ताम्र युगीन सभ्यता है। पहली बात तो ये याद रखना है। अब देखिएगा सवाल क्या पूछा जाएगा, किसके बारे में, इस सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में
तो देखो भाई, आहड़ सभ्यता के बारे में आपसे कह सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ताम्रवती, इसको हम लोग कहते हैं तांबावती, कहते हैं कि नहीं कहते? तांबावती, ताम्रवती, और क्या कहते हैं? तो और आपको ये याद रखना है, इसको कहते हैं भाई आगाट दुर्ग, और इसको कहते हैं धूलकोट। कौन सा कोट? धूलकोट। और किसका टीला कहते हैं भाई? मुर्दों का टीला कहते हैं, मुर्दों का टीला। पता होगा आप लोगों ने, इसको खोजा किसने था? तो इसकी जो खोज की थी वो याद रखना है कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? HD सांकलिया। किसने की थी सर्वप्रथम खोज? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। खोजकर्ता, खोजकर्ता एक के व्यास बोले तो अक्षय कीर्ति व्यास। और उत्खनन किसने किया था? उत्खनन करने वाले कौन थे भाई? उत्खनन करने वाले थे RC अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। ये याद रखना है। किसके बारे में? इसके बारे में। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे मिली थी सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देखते हैं। अगला सवाल है ये, सीरवी जाति खेती से जुड़ी है। सीरवी जाति किससे जुड़ी है? खेती से जुड़ी है। अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है, यानी किस जिले में निवास करती है सीरवी जाति? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल पूछा है, ताजा और तगड़ा सवाल पूछा है। हाँ, कौन बताएगा? बताओ भाई। सुमन सोनू, संगीता श्रीवास्तव, बताओ। सीरवी जाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है अधिकांशतः? वीरेंद्र नाथ मिश्र, HD सांकलिया। अब ये बताओ, आप सवाल इतना अच्छा पूछा है तो उतना ही बढ़िया आप लोग अगर आंसर दो तो बात बने, नहीं तो फिर बात तो बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि क्या होगा भाई? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हो सर थोड़ा सा डापा चूक वाली कंडीशन में आ गए हैं। कोई बात नहीं भाई लोगों, डापा चूकी हुए हो ना, चलता है, इतना तो चलता है। सवाल कभी आगे नहीं आया, आज आपके सामने आगे आया है, आपके सामने खड़ा है और पूछ रहा है अरे भाई अनिल मेरा जवाब दे दे। अब अनिल को इसका जवाब देना है और तगड़ा जवाब देना है। अनिल कैसे जवाब देगा वो अनिल जाने। तो देख भाई, राइट आंसर क्या है इसका? वेरी गुड। जिन लोगों ने कहा है, जैसे संगीता ने कहा है, पूजा चारण ने कहा है, इसके अलावा नील शर्मा ने कहा है, लेकिन आप में से किसी ने भी सही बात नहीं की है, सबने गलत बात की है। सीरवी जाति जोधपुर जिले में पाई जाती है। जोधपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है बिलाड़ा। कौन सी तहसील है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा में सर्वाधिक निवास करते हैं। इनकी कुल देवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है आई माता। कौन सी माता? आई माता। और याद रखना ये कितने नियमों का पालन करते हैं? तो ये नियमों का पालन करते हैं 11 नियमों का पालन। कितने नियमों का पालन? 11 नियमों का पालन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। सीरवी जाति जो कृषि से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है ना? ऐसे सवालों को भी आप लोग इस तरह से पढ़ते हो तो फिर काम कैसे होगा और नाम कैसे होगा? काम और नाम के बीच में गैप मत लाओ भाई, है ना? आई माता के मंदिर में केसर टपकती है। हाँ, पहले गलत बताया था, भरतपुर बताया, कुछ और बताया था। सारे कमेंट देख रहा हूं, है ना? अगला सवाल देखिएगा। और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है ये? मेवाड़ के शिशोदियों को निम्न में से माना जाता है। तो मेवाड़ में जो शिशोदिया है ना भाई, उनको क्या माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी?
अच्छे से सोच विचार के आपको आंसर देना है कि मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश है या जो सिसोदिया वंश है, ये अपने आप को कौन किससे संबंधित बताता है? बताओ भाई। हमारे जोधपुर में ऐसी रही, बिल्कुल। अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों के बारे में जब पूछे जाते हैं ना, तो बढ़िया बढ़िया आंसर देने होते हैं आपको। आपको पता है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है, और जो क्लास में पढ़ते हैं उनको भी पता है कि सवाल इतना अच्छा है, तो फिर गलत क्यों बताएं? गलत क्यों बताएं? तो बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। आपको थोड़ा सा ऑप्शन दे दूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राहप। क्या नाम था? राहप। ये देखिएगा, राहप। राहब चला जाता है शिशोदा, और राहब के वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। राहब के वंशज क्या कहलाए? ये सिसोदा ठिकाने में रहते थे, और इसके वंशज कहलाए सिसोदिया। अब आपको याद होगा कि ये कौन से वंश से रिलेटेड है? ये अग्निवंशी है। कौन से वंश की? अग्निवंशी है, याद रखना है। अब देखो सवाल क्या पूछा है। सूर्यवंशी, अग्निवंशी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सूर्यवंशी है। कौन सा वंशी है? सूर्यवंशी है। क्योंकि कहा जाता है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, और मेवाड़ के राज चिन्ह में उगते हुए सूर्य का चिन्ह दिखाया गया है। बप्पा रावल ने अपने सोने के सिक्कों पर भगवान सूर्य का चित्र क्या किया था? चित्रित करवाया था कि नहीं करवाया था? अच्छा सवाल है और बढ़िया सवाल है ना। अब देखो अगला सवाल है, और अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिसोदियाओं का प्रथम शासक अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर प्रथम शासक होता है जिसका नाम होता है राणा हमीर। और राणा हमीर को क्या कहा जाता है भाई? मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का प्रथम उद्धारक। याद हो गया? फिर देखिएगा अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न में से किसके द्वारा? ये बढ़िया सवाल है। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसने लिखी थी? जय सिम्हा सिद्धराज के द्वारा, और उद्योतन चंद्र सूरी के द्वारा, भोज के द्वारा, या नयन चंद्र सूरी के द्वारा? अब ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। बढ़िया भी सवाल है। देखो ऐसे सवाल, अच्छे सवाल आते हैं। अभी राजस्थानी भाषा जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा है, विधानसभा में होती है, लोकसभा में भी होती है, संसद के सत्रों में होती है कि भाई राजस्थानी भाषा को मान्यता दो। उसी प्रकार से सवाल आपसे पूछा है तो आपको आंसर भी बताना है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। तो आप क्या कहोगे? पहले औपचारिक व्याकरण। हाँ भाई हाँ, सिंगर ओम प्रकाश गोस्वामी जी, अनिल शर्मा चिड़ावा, संगीता श्रीवास्तव, सुमन सोनू। अनिल शर्मा राइट आंसर क्या है भाई इसका? नहीं पता है? ये लिखी थी उद्योतन चंद्र सूरी ने। उद्योतन चंद्र सूरी, जिनके ग्रंथ का नाम था कुवलय माला। कौन सी माला? कुवलय माला थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था भाई? पहली बार राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण ये इनके द्वारा लिखी गई, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल ये है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? इनमें से राजस्थान के प्रसिद्ध संगीतकार भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी, या मल्लिका अर्जुन मंसूरी? जयपुर संगीत के, जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? जयपुर के अंदर संगीतकार के रूप में, एज ए म्यूजिशियन के रूप में किसको जाना जाता है? बताओ भाई, राइट कौन बताएगा? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी। इसके अलावा भी आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट आपको इसका क्या देना है?
आंसर देना है, तगड़ा सवाल है, तो तगड़ा ही आंसर दोगे। बताओ। संगीत के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में? संगीत गायन की शैलियां वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया, तो बताओ। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संगीत घराना। अरे यार, ऐसे कैसे बता रहे हो तुम लोग? हम्म। कई लोग बता रहे हैं कि सर ये सही है, कई लोग बता रहे हैं कि सर ये सही है। कैसे मान ले ये सही है और वो सही है? क्योंकि आपके ऑप्शन ही गलत हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो बात किसकी हुई है? घराने की हुई है। और घराने की बात क्या पूछी है आपसे? तो बताओ आप कौन थे? सब उदास है। तो वो जो भीमसेन जोशी है वो आपका सही है कि मल्लिकार्जुन मंसूरी है? क्या राइट आंसर है? संगीत घराना है। बताओ, वापस देखो। भीमसेन जोशी, जसराज। वेरी गुड। ऐसे सवाल जब भी पूछा जाएगा तब आप क्या जवाब दोगे? एक व्यक्ति है जिनका नाम है जसराज। क्या नाम है? जसराज। और जसराज के बारे में आप क्या कहोगे कि जसराज घराना तो अपने मेवात का है, जयपुर का नहीं है। तो फिर राइट आंसर क्या है इसका? कौन सा है भाई? हाँ। ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे तो आप संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन से जोशी? भीमसेन जोशी। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये। राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला किस स्कूल से जुड़ी है? फट चित्रकला पूछी है, और फट चित्रकला का संबंध किस स्कूल से है भाई? फट, मेवाड़, सॉरी, जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर। बताइएगा, कौन बताएगा भाई? फट चित्रण, अनिल शर्मा, पूजा चारण। फटाफट आंसर बताओ भाई। सोनू, सुमन। राजस्थान का, या राजस्थान की फट चित्रकला के बारे में पूछा भाई। क्या आंसर है इसका? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर। क्या राइट आंसर है? वेरी गुड। गोविंद मुवाल, संगीता श्रीवास्तव, सिंगर ओम प्रकाश गोस्वामी। तो देखो भाई कौन क्या कर रहा है। हाँ, इसके बारे में आपको बताना है। अभी मैंने बताया भी था आपके सामने। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर आपको पता होगा शाहपुरा। शाहपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण के लिए। फड़ चित्रण किस पर होता है? तो फड़ चित्रण होता है कपड़े पर। किस पर होता है भाई? कपड़े पर होता है, याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कलाकार हुए प्रथम? नाथू जी। और महिला चित्रकार के बारे में पूछे तो याद रखना, पार्वती देवी जोशी। पार्वती देवी जोशी है नाथू जी। ये पार्वती देवी जोशी वो क्या है? राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी है, जिसमें क्या होता है, लोक देवताओं के उनके जीवन से संबंधित चित्रों को चित्रित किया जाता है। अच्छा सवाल था यार, ऐसे गलत नहीं करते हैं बच्चे लोगों। अगला सवाल देखिएगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? कालियो कूद पड़ियो मेले में। तो नृत्य के बारे में पूछा है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। बताओ भाई। अरे बता दो भाई, राइट आंसर बताना है।
सवाल क्या पूछ रहा है वो देखो। खालबेलिया नृत्य, खाड़ियो कूद पड़ियो मेले में साइकिल पंचर कर लायो। जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। अरे ये देखो, कालियो कूद पड़ियो मेले में, जोधपुर। किस कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना? गुलाबो। याद रखना, 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। अमूर्त धरोहर सूची में शामिल। राजस्थान का एकमात्र नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य संस्थान, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पर है? कालबेलिया नृत्य संस्थान तो ये है अपने अजमेर में, अजमेर में, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में की जाती है? अच्छा, बगरू पूछा है, बगरू प्रिंट पढ़े आप लोगों ने? हाँ, तो बताओ बगरू। अरे बस, ये बगरू राजस्थान के किस हिस्से से है? जयपुर, भरतपुर, झालावाड़ या नागौर? अच्छा सवाल भी है, सीधा और सटीक सवाल भी है। कौन बताएगा भाई? बता दो। ऐसे सवालों को भी अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपकी गलती है, पढ़ने और पढ़ाने वाले की गलती नहीं है। राजस्थान के प्रमुख प्रिंट, और प्रिंट में बगरू की छपाई पूछी है। जयपुर, भरतपुर, झालावाड़, नागौर। वेरी गुड। बगरू है जयपुर में। बगरू कहाँ पर है? जयपुर में है। पहली बात तो ये याद रखना है, और फिर आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है भाई, इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक, और एक आपसे पूछा जाएगा, मल्लीर प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर, है ना। एक पूछा जाएगा, आजम या जाजम? जाजम प्रिंट आप कहोगे चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। और बगरू कहाँ की? जयपुर की। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की? जयपुर की। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है ना। अच्छे अच्छे सवाल है, सीधे सीधे और तगड़े तगड़े सवाल है। कई बार ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, कई बार क्लास लेट ज़्यादा वगैरह कुछ हो जाती है। मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, 6375043346। क्लास होती है नहीं होती है, आप एक बार इस नंबर पे टेली कर दीजिए। कई बार आप वेट करते हैं और क्लास हो नहीं पाती है। लगभग अब क्लासें रेगुलर रहेगी, और हार माननी नहीं है, पॉजिटिविटी में अपनी तैयारी रखनी है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि अपनी आत्मा को लगे कि हाँ भाई मैंने अच्छे से पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दिखावे की पढ़ाई से दूर रहिएगा, क्योंकि जितनी दिखावे की पढ़ाई करोगे आप अपने जीवन में पीछे चले जाओगे। भले ही आप 1 घंटा 15-20 मिनट 30 मिनट जितनी भी पढ़ो, अपने ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ पढ़ो। दिखावा दुनिया में चलता ज़रूर है, लेकिन उसका एक शॉर्ट टाइम होता है, उसके बाद क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। हाँ, क्लास रेगुलर रहेगी, बाकी अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखिए और अच्छे से रखिए। और कई बार तो मैं कहता हूँ कि मेहनत इतनी शिद्दत और इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो इस तरह से अपनी तैयारी को अच्छे से रखनी है, पॉजिटिविटी में सकारात्मक रूप में रखनी है, और अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना है, ताकि आपके सवाल अच्छे से अच्छे हो। ऑनलाइन का ये फायदा होता है कि आप जब भी आप ऑप्शन देते हो घर बैठे बैठे, गलत हुए चाहे सही हुए, आप अपनी भड़ास निकालिए। क्या पता गलत होगा तो आपका सही भी हो जाए, गलत होगा तो सही भी हो जाएगा, क्योंकि गलत से ही तो सही सीखते हैं और सही बनाते हैं सवाल को। ठीक है भाई, मिलूंगा कल फिर, और कल मेरी क्लास रेगुलर रहेगी, अब तो वो रेगुलर ही है। ठीक है, अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखिए। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।